अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। ये न्यूज़ पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के हवाले से है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक नंबर ऑफ स्टेप्स लेने का फ़ैसला किया है। प्राइमरीली उनके मुताबिक उन्होंने ऑफसेट बेस जो है एक नई डिफेंस पॉलिसी मुरतब की है। ऑफसेट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही इनकरेज किया गया है, जिससे हम विद इन अपने लोकल अम्ब्रेला में ही ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। करंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसके मुताबिक वो अपने नए ऑफसेट पॉलिसी को फाइनलाइज कर रहे हैं, जिसके बाद जल्द ही उन्हें रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स तक शेयर कर दिया जाएगा। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की गवर्नमेंट टेंडर के हवाले से एक ऑब्लिगेशन होती है, जिससे वो एक तरह से जिस मुल्क ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस मुल्क की फर्म्स के साथ एक ख़ास परसेंटेज तक काम करने की ऑब्लिगेशन होती है। ये परसेंटेज जो है उन फर्म्स के साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो सकती है, कुछ परचेज़ के हवाले से हो सकती है, या बेहतर केस में वो कंपनी उस फर्म को अपने सप्लाई नेटवर्क में शामिल कर लेती है, जो कि बेसिकली एक तरह से गवर्नमेंट डिफेंस लेवल पर भी एक रिलायबिलिटी का फैक्टर बन जाता है। यहाँ पे मैं क्यूबा के एक स्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा जिसमें मेंशन किया गया है कि ऑफसेट पॉलिसी इस चीज़ की जानिब इशारा है कि हार्ड करेंसी में हमारे लिए इस मौके पे चीज़ों को डील करना मुश्किल है। चूँकि हमारे एक्सपोर्ट्स पहले से ही कम हैं और ऑल्दो पिछले सालों में हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है और रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये अभी भी नाकाफ़ी है और इसी फैक्टर को हम इस ऑफसेट पॉलिसी से रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि इससे मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। ये कोई रिस्की स्टेप नहीं है, एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप है जिसे बेशतर ममालिक इस्तेमाल करते हैं और बहुत से ममालिक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो ये एक दिलचस्प चीज़ ज़रूर है, इसके रिज़ल्ट्स चाहे अच्छे हों या बुरे फ़ौरन से सामने नहीं आने वाले। इसके रिज़ल्ट्स में हमें ईयर टू ईयर कंपेयर करने होंगे और इससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आखिर किस तरह से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर ग्रीक सिटी टाइम्स की जानिब से पब्लिश की गई है। जैसे आप जानते हैं कि टर्की और ग्रीस में इस मौके पे साइप्रस में नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ही सख्त हालात पैदा हो गए हैं। इसकी वजह से ग्रीस ने रफ़ाल और 4 फ्रिगेट्स जो हैं फ्रांस से लेने का फ़ैसला किया है, बल्कि फ्रांस ने खुद अपने टर्की के साथ ख़राब हालात होने की वजह से एक तरह से ग्रीस को रफ़ाल जो हैं वो गिफ्ट ही कर दिए हैं। खैर, जो ये अंडर वाटर गैस के हवाले से टर्की और ग्रीस के दरमियान टेंशन्स हैं, इसमें ग्रीक सिटी टाइम्स ने बेसिकली एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसकी समरी ये है कि टर्किश एयरफोर्स में पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। आर्टिकल में बेसिकली लिखा है कि चूँकि पाकिस्तान और टर्की में चूँकि बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उन्होंने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट उठाई है जिसमें पाकिस्तान के लिए टर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जुलाई 2016 में टर्की को उनके फाइटर जेट के हवाले से कुछ डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ या एक प्रपोज़ल ये निकल के सामने आया कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। यूएसए ने ऑब्वियसली इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि जो ट्रेनिंग टर्किश एयरफोर्स को दी जाती है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को नहीं दी जाएगी, तो ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया गया। अब ग्रीक न्यूज़ के मुताबिक 2019 में इसका हल जो है टर्की को मिल गया है और एक एग्रीमेंट के मुताबिक योनटम टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के रुकी F-16 पायलट्स की तैयारी जो है वो अंडरटेक कर ली है। थस जून 2020 से उनका बाकायदा आगाज़ हुआ है और उनके मुताबिक ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि टर्किश F-16 में पाकिस्तानी पायलट्स को देखा गया है। नीज़ ये कि अगर दोनों में हालात ख़राब होते हैं तो शायद पाकिस्तान भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। अगर मैं इसको डिनाई करना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं इसका दिफा कर सकूँ। इनफैक्ट माजी में हमने सीरियन MiG-21 से अरब इसराइल जंग में घुसकर इसराइल के मिराज गिरा दिए थे और ऐसा पहले हो चुका है, बल्कि ये तो एक तरह से बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है। हालांकि ये होना काफ़ी अनलाइकली है कि दोनों के दरमियान बहुत शदीद क्लैश हो। हाउएवर एक चीज़ ज़रूर है कि शुरुआत में मैंने कहा था कि ग्रीस जो है 18 की तादाद में रफ़ाल परचेज़ कर रहा है और टर्की के पास F-16 मौजूद हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि हमें रियल टाइम के सिनेरियो में इसकी प्रैक्टिस भी हासिल हो सकती है। थस तमाम हालात में ये एक बहुत अच्छी निशानी है पाक तुर्क ताल्लुकात के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट जो है SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हुई है। SCO के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडियन सिक्योरिटी एडवाइज़र जी डोवाल और इंडिया की जो है काफ़ी एम्बैरसमेंट हुई है। NSA की मीटिंग यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एडवाइज़र यूसुफ मुईद की बैकग्राउंड में पाकिस्तान के ऑफिशियल मैप को हाईलाइट किया गया था। इस मैप में कश्मीर को उनकी ऑटोनॉमी दी गई है और जो हमारे एरियाज़ हैं उनको पाकिस्तान के साथ दिखाया गया है, जबकि जूनागढ़ और मनावदर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जो कि आज़ादी के वक्त से ही पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान कर चुके थे। सो इस नए मैप को पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ऑफिशियली तौर पे हाईलाइट किया था। अजीत डोवाल ने पहले इस पर एहतजाज किया था, लेकिन रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अजीत डोवाल के इस एहतजाज को ओवररूल कर दिया, जिसके बाद फिर अजीत डोवाल जो है वो मीटिंग छोड़ के चले गए। सो बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो भी अपने ममालिक के मैप्स में चेंजेस करके इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि खुद इंडिया के मैप में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पर बहुत से लोगों को डाउट्स हैं और जिस पर बहुत से लोग जो हैं वो अपने पॉइंट्स रेज कर सकते हैं। इंडिया के जो चाइना के साथ जो मसाइल हैं, कश्मीर के साथ जो मसाइल हैं, नागालैंड ने उनसे लहदकी का ऐलान कर दिया हुआ है, तो हर मुल्क के अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स के मुताबिक वो अपना नक्शा तश्कील देता है। और पाकिस्तान के केस में जूनागढ़ और मनावदर दोनों ही क्लेम्स जो हैं कश्मीर के साथ पाकिस्तान की इंसेप्शन से चलते हुए आ रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिस पे इंडिया ने इस मीटिंग में एहतजाज किया था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर एक फिक्शियस मैप को डिस्प्ले किया है, जो कि कुछ दिन पहले इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहा था। इसमें सबसे अहम चीज़ तो उन्होंने मेंशन ही नहीं की। ये सिर्फ कोई इंटरनेट पे फैलाया जाने वाला मैप नहीं है जिसे उठाकर डिस्प्ले कर दिया गया है। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप है जिसे पाकिस्तान की कैबिनेट ने बाकायदा तौर पे अप्रूव किया हुआ है। सो ये किसी तौर पे भी सिर्फ एक इंटरनेट पे पड़ा हुआ मैप नहीं है और आप किसी तरह भी कोई मैप जो है वो ऑफिशियली तौर पे अपने पीछे डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये किसी तौर पे भी सिर्फ एक इंटरनेट पे पड़ा हुआ मैप नहीं है, ये बाकायदा एक ऑफिशियली तस्लीम करदा मैप है। SCO में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की अगली मीटिंग जो है वो 17 सितंबर को होनी है। तो देखते हैं कि इस बार क्या फिर से यही रेटोरिक दोहराई जाती है अजीत डोवाल की जानिब से। सब्सक्राइब और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।